फिल्म की शुरुआत होती है और हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर अपनी मॉम का वेट कर रही थी। उसकी मॉम का नाम अमेंडा है। इसने ब्लड पार्क नाम की एक स्लेशर मूवी में काम किया था। थोड़ी देर बाद अमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों कार से आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उनको काफी रात हो जाती है और मस्ती के बीच में ही उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट के दौरान मैक्स की मदर अमेंडा बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती हैं और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैक्स को देख पाते हैं जो अपनी मॉम के साथ हुए हादसे को भूल चुकी है और अपने 2 दोस्तों गैरेटी और क्रिस के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। तभी वहाँ पर उसका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम डंकन है, जो सभी लोगों को बताता है कि शहर के थिएटर में एक बार फिर से ब्लड पार्क मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही है। डंकन इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो सभी लोगों को इस फिल्म को दिखाने के लिए ले जाना चाहता है और ये वही मूवी है जिसके अंदर अमेंडा की मॉम ने काम किया था। मैक्स उस फिल्म को देखने के लिए अनकंफर्ट फील करती है और अपने दोस्तों को मना कर देती है, लेकिन डंकन उसे बताता है कि उस फिल्म में बहुत ज्यादा हॉरर और डरावनी चीजें हैं जो डंकन और उसके दोस्तों को बहुत पसंद आएंगी। वो कहता है कि हमें इस फिल्म को देखने के लिए जाना चाहिए। अब ना चाहते हुए भी मैक्स उन लोगों को हाँ कर देती है। अब रात होने पर सारे दोस्त थिएटर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें मैक्स की एक बहुत पुरानी फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जो दरअसल उन्हीं लोगों के साथ फिल्म देखने के लिए आई हुई है जिसका नाम बीका था। अब सारे लोग थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर हम देख पाते हैं कि ब्लड पार्क मूवी उस समय की बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थी, इस कारण से उसे दोबारा रिलीज किया गया था। अब हम देख पाते हैं कि उसे देखने के लिए पूरा थिएटर खचाखच भरा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मूवी स्टार्ट होती है और सभी लोग मूवी में दिखाए जा रहे डरावनी सीन को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। उसी थिएटर में हम एक शराबी को देखते हैं जो अपने हाथ में रखे हुए बोतल से शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद उस बोतल को वहीं पर फेंक देते हैं। वो शराब की बोतल लुढ़कते हुए पर्दे के पीछे चली जाती है। इस दौरान उसके अंदर भरी हुई शराब पूरे थिएटर में फैल जाती है और दूसरी तरफ हम एक और बंदे को देखते हैं जो सिगरेट पी रहा था। इस दौरान सिगरेट की लौ उस थिएटर के चारों तरफ आग लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारी अफरा तफरी मच जाती है। मैक्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए सभी को इकट्ठा करके थिएटर में चल रही फिल्म के पर्दे को एक चाकू से काट देते हैं और अपने सभी दोस्तों को लेकर उसके अंदर पहुंच जाते हैं ताकि उसके दोस्त किसी तरह से उस आग से बच पाएं। पर्दे के दूसरी तरफ पहुंचने पर मैक्स और उसके सभी साथी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब वो सभी लोग अपने आप को किसी जंगल के अंदर पाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। थोड़ी ही देर बाद हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो एक वैन से उन लोगों के पास आते हैं। मैक्स और सभी साथी उन दोनों को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों लोग जो वैन से उनके पास आए थे वो वही कैरेक्टर थे जो ब्लड पार्क मूवी में दिखाए जा रहे थे। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता या कि यहाँ क्या हो रहा है। वो दोनों कैरेक्टर वैन से बार बार गुजरते हैं। इसके बाद डंकन सभी लोगों को बताता है कि दरअसल वो लोग उस फिल्म के अंदर आ चुके हैं और ये 1980 का समय है जिस दौरान इस फिल्म को शूट किया गया था। डंकन उन्हें बताता है कि हम लोग इस मूवी से बाहर तभी निकल पाएंगे जब ये मूवी अपना रन टाइम पूरा कर लेगी। उन सभी लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता और वो इस चीज को मान लेते हैं कि वो लोग सच में 1900 के समय में पहुंच गए हैं और ये सच में ही एक फिल्म चल रही है। और थोड़ी ही देर बाद वो सारे दोस्त उन दोनों के साथ उनकी वैन में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स उसी वैन के अंदर अपनी मॉम अमेंडा को भी देखती है जो दरअसल यंग दिख रही थी क्योंकि जब इस फिल्म को शूट किया गया था तब वो जवान थी। मैक्स अमेंडा को देखकर इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक घर पे पहुंचते हैं जहां पर अमेंडा मैक्स और उसके साथियों को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डंकन और उसके सारे साथी समझ जाते हैं कि आगे वो लोग क्या करेंगे क्योंकि उन सभी ने इस मूवी को कई बार देखा था और इस मूवी के हर एक सीन को याद था और उन्हें ये भी पता था इस फिल्म में एक सीरियल किलर हुआ करता था जो दरअसल एक एक करके सभी लोगों को मार डालता था। इस बात की जानकारी होते हुए भी मैक्स और उसके साथियों को कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो उस पार्टी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ पर उन्हें मूवी के कैरेक्टर नजर आते हैं जो जंगल में ही इंटीमेट हो रहे थे। तभी वहाँ पर वही सीरियल किलर आता है जो अपने हाथ में धारदार हथियार से दोनों को वहीं पर मार डालता है। डंकन ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीरियल किलर के साथ पिक्चर लेने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग तो इस मूवी के कैरेक्टर नहीं हैं, तो इस कारण वो सीरियल किलर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी वो सीरियल किलर अपने पास रखे उस हथियार से डंकन को भी खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से उसी घर की तरफ भाग जाते हैं जहाँ मैक्स सभी लोगों को बताती है
कि हम लोगों को एक दूसरे से अलग रहना होगा, नहीं तो वो सीरियल किलर उन लोगों को भी खत्म कर देगा, जैसा कि अक्सर वो किया करता है। इसके बाद हमें पोला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी घर के पास आई हुई है, जो दरअसल ब्लड पाथ मूवी की बची हुई अकेली सर्वाइवर थी। जब मैक्स और उसके साथी फिल्म के उस कैरेक्टर से उस सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उन सारे लोगों को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो लोग देख पाते हैं कि वो लोग पुराने समय में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो कुछ बच्चों को देखते हैं जो किसी समर वेकेशन मनाने के लिए कंट्री साइड एरिया में आए हुए थे। उन्हीं के बीच एक डरा हुआ सा बच्चा बिली नाम का बच्चा होता है, जिसे वो सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और इस दौरान उसके ऊपर कुछ पटाखे भी फेंक देते हैं, जिस कारण बिली का पूरा चेहरा खराब हो जाता है। इसके बाद वो बच्चा अपने लिए एक मास्क बनाता है ताकि वो आग से झुलस चुके इस भयानक चेहरे को लोगों से छिपा सके, और मास्क लगाकर वो उन सारे बच्चों से बदला लेता है। वो अपने हाथ में हथियार लिए उन सभी बच्चों को बड़ी बेदर्दी से खत्म कर देता है, और ये सब चीजें होती हुई मैक्स और उसके साथी देख रहे होते हैं। इसी दौरान गैरेटी पर उन्हीं मारे गए बच्चों का खून आकर गिरता है और वो लोग वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि गैरेटी के चेहरे पर वही खून लगा हुआ है जो फ्लैशबैक में बच्चों की बॉडी से निकलकर उसके चेहरे पर लगा था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि शायद वो बिली नाम का लड़का वही सीरियल किलर है जो उसी तरह से लोगों को फिल्म में खत्म कर रहा है। सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर हम उन दो कैरेक्टर को देख पाते हैं जो सबसे पहले मैक्स और उसके साथियों को इस जंगल में मिले थे, जो अपनी वैन लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिस कारण वैन में बैठा हुआ मेल कैरेक्टर गाड़ी से निकलकर दूर जा गिरता है और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से बैंड हो जाता है, जिस कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और फिर फीमेल कैरेक्टर भी वहीं पर मारी जाती है। ये सब देखने के बाद मैक्स के सभी साथी फिल्म के सारे कैरेक्टर को बताते हैं कि वो लोग इस मूवी के फीचर से आए हैं। वे सभी को बताते हैं किस तरह से वो लोग उन लोगों की इस मूवी का हिस्सा बने हैं, और उसके सारे साथी कैरेक्टर भी इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लगता था कि मैक्स और उसके साथी इस समय के बिल्कुल भी नहीं लगते। इसके बाद हम क्रिच को देख पाते हैं जो उस बिली नाम के सीरियल किलर को पकड़ने के लिए सारे लोगों को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो बताता है कि हमें किसी तरह से उस किलर को इस घर में बुलाना होगा और हम इस दौरान पूरे घर में ट्रैप लगा देंगे, जिससे हमारे ट्रैप में फंस जाएगा और हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे, और इस तरह से हम लोग इस मूवी से बाहर निकल सकते हैं। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और क्रिच के बताए मुताबिक उस घर में ट्रैप लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग विली को वहाँ पर बुलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इस घर में प्रिंटेड यानी कि दिखावा करते हैं कि उस घर में किसी तरह की पार्टी चल रही है, और एक लड़की उस किलर को बुलाने के लिए वहाँ पर डांस करने लगती है। तभी उस लड़की को घर के बाहर वही किलर नजर आता है जो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और उन्हीं लोगों के बिछाए गए ट्रैप में जाकर फंस जाती है और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन वो प्लान बी के लिए भी रेडी हो जाते हैं। क्रिच इस दरवाजे को बंद कर देता है और गैरेट सीढ़ियों पर खड़ी होकर एक रस्सी को काट देती है, जिससे एक बहुत बड़ी लकड़ी बंधी हुई थी। जैसे ही किलर दरवाजा खुलता है वो लकड़ी उसको जा लगती है और वो दरवाजे पर जा लगता है, और वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगता है कि उन लोगों ने मिलकर उस खूंखार किलर को मार दिया है। अब वो सब लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन वो किलर अभी भी मरा नहीं था। वो एक बार फिर से खड़ा होता है और मूवी के एक और कैरेक्टर को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है, और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल वो लोग इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे रूम में उसके लिए ट्रैप लगा रखा था। मैक्स और उसके साथी उस किलर को कुछ तीरों की मदद से उसके ऊपर आग लगाकर उस किलर की बॉडी पर मारते हैं, लेकिन इसका असर उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं होता। अब वो किलर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरे रूम में आ जाता है, जहाँ पर गैरेट और विकी अपने अगले हमले के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। वो छत पर बनी हुई पेट्रोल की बाल्टी उस किलर के ऊपर गिराकर जलाने की कोशिश करते हैं और उस कमरे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और इस तरह से गैरेट और विकी भी इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। क्रिच, अमेंडा और मैक्स अपनी जान बचाकर किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हम उसी किलर को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था और उसकी पूरी बॉडी जल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिव था और वो इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो किलर भी उन लोगों के पीछे करता है और क्रिच को पकड़कर घायल कर देता है और अमेंडा को अपने साथ ले जाता है।
मैक्स घायल क्रिच को लेकर चर्च में जाकर छोड़ देती है और अपनी मां को बचाने के लिए उस किलर के पीछे जाती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए वो एक झोपड़ी के पास पहुंचती है जहां पर उसकी मां अमेंडा उसे मिल जाती है जिसे उस किलर ने बांध रखा था। तभी वो किलर भी वहां पर आ जाता है जो मैक्स को बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर अमेंडा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो किसी तरह से उस किलर को घायल कर देती है और मैक्स को लेकर उसी चर्च में वापस लौट आती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि घायल होने की वजह से क्रिच भी मारा गया। इसके बाद अमेंडा मैक्स को बचाने के लिए उस किलर को खत्म करने के लिए अकेले ही उसके पास जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जिस तरह से इस मूवी का द एंड हुआ था उसी तरह इस कहानी का भी द एंड होना चाहिए क्योंकि फिल्म में सिर्फ एक ही सर्वाइवल लड़की बची हुई थी और अमेंडा को लगता है वो लड़की मैक्स ही होनी चाहिए। तब वो अपनी परवाह न करते हुए उस किलर के सामने पहुंच जाती है जहाँ पर वो किलर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और अब मैक्स उस किलर को खत्म करने के लिए अपने हाथ में हथियार लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और इस किलर का सर धड़ से अलग कर देती है। किलर को एक ही झटके में खत्म कर देती है। इसके बाद हमें उन सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो किसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमें पता चलता है कि सभी दोस्त भी अब जिंदा हो चुके हैं और हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उनकी बॉडी पर हमें उसी तरह का घाव देखने को मिलता है जिस तरह का घाव सीरियल किलर ने उनको दिए थे। हालांकि वो सभी लोग बिल्कुल ठीक थे और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी बल्कि ये पूरी तरह से सच था। मैक्स और उनके सभी साथी उस फिल्म में एक्चुअल में पहुंच चुके थे जहां पर उनका सामना उस सीरियल किलर से हुआ था जिसने ब्लड पाथ मूवी में बहुत ज्यादा खून खराबा किया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।